हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम डीएनए डैमेज और रिपेयर ये टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो डीएनए डैमेज और रिपेयर ये किस तरीके से हमारे सेलुलर लाइफ पे अफेक्ट करता है और इसकी वजह से हमें किन किन तरीके के कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करना होता है, ये आज हम देखने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो कुछ इस तरह से होके, जैसे कि व्हाट इज़ द डैमेज ऑफ डीएनए, मतलब डीएनए डैमेज होता है तो एक्चुअली में उसे होता क्या है, दैट वी आर गोइंग टू कवर। देन व्हाट आर द कॉजेटिव एजेंट्स, ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो डीएनए के डैमेज होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देन उसके बाद में डीएनए डैमेज होने के बाद में किन किन परेशानियों को या सेल में कौन से तरीके के बदलाव होते हैं, ये हम देखने वाले हैं। और फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि हाउ द डैमेज डीएनए कैन बी रिपेयर्ड और व्हाट इज द मैकेनिज्म प्रेजेंट इन आवर सेलुलर सिस्टम विच actually helps in the repairing the damaged DNA. So before continuing the DNA damage or repair, we should have a basic knowledge of structure of DNA. ये हमने पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं अच्छी तरीके से। So we will have a just short recap of structure of DNA. बेसिकली हमें पता होता है कि डीएनए इज मेड अप ऑफ 4 नाइट्रोजनस बेसिस, guanine, cytosine, thymine and adenine. And these 4 nitrogen bases are held together by the phosphodiester bond in one strand. और ऐसे दो स्ट्रैंड्स एक दूसरे को अटैच्ड होते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती किस में है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है न्यूक्लियोटाइड बेसिस में। जैसे कि आइडिनाइन जो है वो पेयर करेगा थाइमाइन से विद द हेल्प ऑफ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और गुआनाइन जो है वो साइटोसिन से पेयर करेगा विथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड एंड वाइस वर्सा। बट ये जो सीक्वेंस है ये कभी चेंज नहीं होगी, एडिनाइन हमेशा थाइमाइन से ही बेस पेयरिंग करेगा और थाइमाइन हमेशा एडिनाइन से ही बेस पेयरिंग करेगा। उसी तरह से गुआनाइन भी सिर्फ साइटोसिन से ही बेस पेयरिंग कर सकता है, थाइमाइन या एडिनाइन से नहीं, या इसका उल्टा। तो दैट इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ आवर नॉर्मल डीएनए विच इज नॉट डैमेज्ड और अफेक्टेड। तो इस जनरल या इस नॉर्मल स्ट्रक्चर में अगर कुछ बदलाव होता है देन वी विल कॉल इट एज ए डीएनए डैमेज। देन इफ द सीक्वेंस ऑफ डीएनए, अब हमें पता है कि सीक्वेंस क्या होती है डीएनए की, और अगर डीएनए डैमेज होता है तो बेसिकली जो पार्ट है डीएनए का जो अफेक्ट होगा वो होता है आपका सीक्वेंस ऑफ डीएनए। और इस सीक्वेंस में अगर कुछ बदलाव होता है तो दो मैकेनिज्म्स हैं उन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। जैसे कि रेप्लिकेशन, हमें पता है कि रेप्लिकेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू डीएनए टू डिस्ट्रीब्यूट इनटू द टू डॉटर सेल्स एट द टाइम ऑफ माइटोसिस और मियोसिस। सो उसमें अगर सपोज आपका डीएनए सीक्वेंस जो है वो अल्टर हो जाता है तो उस अल्टर्ड डीएनए या उस सीक्वेंस में बदलाव होने की वजह से जो नया डीएनए बनेगा वो भी उस डैमेज टाइप ऑफ डीएनए से ही बनेगा, बिकॉज उसका टेम्पलेट ही डैमेज हो गया है। तो जो नया डीएनए सिंथेसाइज होने वाला है वो भी इनकरेक्ट सीक्वेंस के साथ ही प्रोड्यूस होगा। और इस तरीके से ये जो डैमेज है या ये इनकरेक्ट सीक्वेंस है ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में फॉरवर्ड होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और दूसरा मैकेनिज्म जो है वो है आपका ट्रांसक्रिप्शन। अब आपका डीएनए के अंदर जो जीन्स है वो अगर डीएनए सीक्वेंस चेंज होने की वजह से अल्टर्ड हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, तो उनके थ्रू जो एमआरएनए प्रोड्यूस होने वाला है उसका सीक्वेंस भी चेंज हो जाएगा। और उस एमआरएनए के सीक्वेंस के मदद से जो ट्रांसलेट होने वाले हैं प्रोटीन मॉलिक्यूल्स वो भी कुछ और ही प्रोड्यूस हो गए। तो हमारे शरीर में या हमारे सेलुलर सिस्टम में जो प्रोटीन्स की ज़रूरत है, जो एक्चुअली मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ का काम करते हैं, जो कैटलिस्ट होते हैं, अब वही अगर गलत सीक्वेंस के
थ्रू प्रोड्यूस होगे तो या तो इनएक्टिव प्रोड्यूस होगे या तो फिर कुछ और ही फंक्शन करने लग जाएंगे, नॉर्मल फंक्शन छोड़ के। सो इन दैट केस ऑल्सो वह प्रोटीन जहाँ पे उसकी जरूरत थी वहां पे वह अपना काम नहीं कर पाएगा, और उस तरीके से वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है वो पूरी नहीं हो पाएगी, और उसकी वजह से हमारी जो सेल है या ह्यूमन कोई भी ऑर्गेनिज्म है, वो ऑर्गेनिज्म के अंदर वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी ना होने की वजह से उस ऑर्गेनिज्म को दूसरे कुछ प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है। वो हम वन बाय वन देखेंगे। सो बेसिकली ये इस तरीके से है कि अगर हमारा डीएनए डैमेज हो जाता है तो हमारी आने वाली जनरेशन्स में भी वह डैमेज डीएनए फॉरवर्ड हो सकता है, और जो प्रेजेंट जनरेशन है उसके अंदर भी वो डीएनए के थ्रू जो प्रोटीन सिंथेसाइज होने वाले हैं वो भी डैमेज प्रोड्यूस हो गए, और उसकी वजह से वो प्रोटीन जो काम करने वाले थे वो काम नहीं कर पाएंगे, और उस तरीके से अलग अलग परेशानियों को या बीमारियों के साथ उस पेशेंट को या उस इंडिविजुअल को फेस होना पड़ सकता है। सो ये तो थी डीएनए के स्ट्रक्चर और बेसिक नॉलेज अबाउट द डैमेज। अब हम डीएनए डैमेज से शुरुआत करते हैं। सो बीइंग अ कैरियर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, द सेलुलर डीएनए मस्ट बी रेप्लिकेटेड, maintained and passed down to the daughter cells accurately। ये तो मैंने आपको बताया कि जेनेटिक मटेरियल कैरी करता है हमारा डीएनए, इसलिए उसका रेप्लिकेशन जो है, रेप्लिकेशन मींस सिंथेसिस ऑफ डीएनए फॉर एट द टाइम ऑफ सेल साइकिल, देन द मेंटेनेंस is most important because the DNA is going to carry a genetic information from one generation to the another generation। सो उसमें क्या होता है कि अगर शुरुआत की जनरेशन में ही कोई डैमेज आ गया है तो आने वाली जनरेशन में भी वो डैमेज उसी तरह से फॉरवर्ड हो सकता है, and that will lead to the very serious consequences। So the accuracy of replication is extremely high, however there do occur an replication error। अब रेप्लिकेशन जब हम पढ़ रहे थे तब आप लोगों ने याद होगा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि डीएनए पॉलीमरेज हैज द प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। नाउ द प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी इज इटसेल्फ ए रिपेयर एरर एक्टिविटी। अगर कुछ माइन्यूट से एरर्स अगर डीएनए रेप्लिकेशन के वक्त हो जाते हैं, सो वो माइनर एरर्स जो है वो हमारा डीएनए पॉलीमरेज जो है वो एरर करेक्ट कर लेता है। सो जो माइनर आप हम देख सकते हैं कि जो माइनर माइनर एरर है, अब हर बार डीएनए रेप्लिकेशन होते वक्त तो कोई एरर आएगा नहीं या कोई मिस पेयरिंग वगैरह होगा नहीं, ऐसा नहीं होता है लेकिन these minor errors will be corrected with the help of the proof reading activity of DNA polymerase। DNA damage is a relatively common event in the life of a cell and may lead to the mutation, cancer, and cellular or organism death। Now, here one new word has been introduced, that is the mutation। So mutation is the any sudden change into the genetic material will be referred as a mutation। सो डीएनए डैमेज या कोई और एक्टिविटी की वजह से अगर जेनेटिक मटेरियल में कोई भी बदलाव हो जाता है, सो दैट चेंज विल बी कॉल्ड एज अ म्यूटेशन। DNA damage induces several cellular responses that enables the cell either to eliminate or cope with the damage or to activate a programmed cell death process, presumably to eliminate cell with a potentially catastrophic mutation। वही जो मैंने बताया। सो अल्टीमेटली द डीएनए डैमेज अगर रिपेयर नहीं होता है तो उसका इफेक्ट जो है वो इस तरीके से होता है कि आइदर या तो आपकी सेल जो है वो एपोप्टोसिस की जो प्रोसेस होती है उसकी तरफ बढ़ जाएगी। एपोप्टोसिस मतलब एक सेल प्रोग्राम डेथ होती है जिसके अंदर अगर आपकी सेल डैमेज हो जाती है तो इम्यून जो आपकी सेलुलर सिस्टम है उस सेल को डेड कंसिडर करके उसकी एपोप्टोटिक डिवीजन एपोप्टोटिक प्रोसेस में उसको वो भेज देती है। उसके अंदर होता क्या है कि उस सेल को सिस्टमेटिकली डिग्रेड किया जाता है और हमारी बॉडी से डिस्चार्ज कर दिया जाता है।
that is called the programmed cell death or apoptosis, or else, अब ये तो हो गई, वो सेल डेथ हो गई, डजेंट मैटर। लेकिन अगर उस सेल की अंदर कुछ ऐसे बदलाव हो गए जेनेटिक मटेरियल में कि उसकी वजह से वो सेल उसका जो नॉर्मल फंक्शन था उसको छोड़ के वो दूसरा फंक्शन करना शुरुआत कर देती है, इन दैट केस व्हाट हैपेंस, बेसिकली सेल की जो डिवीजन है उसके ऊपर उसका कंट्रोल नहीं रहता है, और उसकी वजह से क्या होता है कि सेल जो है वो इंडेफिनेटली ग्रो होने लग जाती है, उसका कोई रेशियो नहीं रह जाता है, और उस स्टेज को कहते हैं कैंसर। सो mutation or the cell DNA damage can lead to the cancer or the cellular or organismic death. So in both the cases, they are dangerous for the organism. Now, what are the agents responsible for the DNA damage? ये DNA damage किस किन किन कारणों की वजह से हो सकता है, या ऐसे कौन सी परिस्थितियां या ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनकी वजह से ये डीएनए डैमेज हो सकता है? तो बेसिकली दे आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, chemical agents and physical agents. So the whatever the chemicals are responsible for the DNA damage will come under the chemical agents, and the physical properties like the light, radiation, heat, and all will come under the physical agents. So we'll have a table in that we can see the various agents responsible for the DNA damaging and their examples and what type of reactions they do with the DNA while damaging it. So first of all, we'll see the radiation. In radiation, there are two type of radiations which are responsible for the DNA damaging. The first one is the ionizing radiation. In ionizing radiations जो होते हैं उनके अंदर जो पार्टिकल बम्बारमेंट होता है उसकी वजह से डीएनए डैमेज हो सकता है। और ये आयनाइजिंग रेडिएशन कौन से हो सकते हैं? सो दीज आर द एग्जांपल्स एंड मोस्ट कॉमनली नोन आयनाइजिंग रेडिएशन इज एक्सरेज। हमारे बॉडी के अंदर जब भी कोई फ्रैक्चर वगैरह होता है तो हम डायरेक्टली जाते हैं और एक्सरे करवाते हैं। तो उस एक्सरे का भी अगर एक प्रमाण से ज़्यादा आपके शरीर पर एप्लीकेशन हुआ तो दैट विल गोइंग टू बी लीड टू दी डैमेजिंग अ डीएनए। एंड दूसरा जो रेडिएशन है या दूसरा जो फिजिकल एजेंट है दैट इज द अल्ट्रावायलेट लाइट। अभी अल्ट्रावायलेट लाइट जिसको हम यूवी लाइट भी कहते हैं दैट इज वेरी हार्मफुल फॉर द सेल because the ultraviolet light is going to directly attack on your DNA, and that will form a serious type of damage in which the DNA, the gene will not function properly, and due to that the affected gene will not be able to produce your proper proteins. So these are the various damages due to the physical agents like DNA single and double strand break। ये जो रेडिएशंस है इनकी वजह से हमारे जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए उनके अंदर सिंगल स्ट्रैंड को या दोनों स्ट्रैंड्स को वो ब्रेक कर सकता है, दैट इज वेरी सीरियस। देन द ऑक्सीडेटिव डीएनए डैमेज, फॉर एग्जांपल फॉर्माडी पायरिमिडिन, गुआनाइन, और ये जो अलग अलग मॉलिक्यूल्स है इनका वो कन्वर्जन कर देता है हमारे नॉर्मल जो न्यूक्लियोटाइड बेसिस हैं उनका वो कन्वर्जन कर देता है इन मॉलिक्यूल्स के अंदर। उसकी वजह से हमारा जो डीएनए है वो प्रॉपरली वो जो जीन होता है जो अफेक्टेड जीन है उसके अंदर जो बेसिक हमारे 4 न्यूक्लियोटाइड्स है उनकी जगह पे कोई दूसरे न्यूक्लियोटाइड्स का कन्वर्जन हो गया होता है, और उसकी वजह से हमारा जो mRNA सिंथेसिस है या mRNA सिंथेसिस के mRNA की हेल्प से जो प्रोटीन सिंथेसाइज होने वाले थे उनके अंदर उस मैकेनिज्म या उस रिएक्शन के अंदर बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती है। एंड दिस इज हाउ द फिजिकल फिजिकल डीएनए डैमेजिंग एजेंट्स आर वर्क्स। उसी तरह से कुछ अलग अलग केमिकल्स होते हैं जैसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हो गए, हैलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स हो गए, एरोमेटिक अमाइंस हो गए, अल्कलाइटिंग एजेंट्स हो गए। उसी तरह से कुछ नेचुरल कंपाउंड्स जो केमिकल्स में आते हैं जैसे एफ्लोटॉक्सिन, सैफरॉल,
ये अलग अलग केमिकल्स जो है ये हमारी डीएनए पे डायरेक्टली वर्क करते हैं, और ये डीएनए पे डायरेक्टली अटैक करने की वजह से ये डीएनए जो है उनके अंदर जो अमाइंस ग्रुप होते हैं, जो पायरिमिडिन ग्रुप है, जो आपके फॉस्फेट शुगर्स अटैच्ड है, इनके ऊपर ये डायरेक्टली अटैच करते हैं। और डी अमाइनेशन, डी प्यूरिनेशन, ऐसे अलग अलग जो प्रोसेसेस होती है, जो अलग अलग डैमेज कॉजिंग रिएक्शंस है, इनको वो अंजाम देते हैं। तो वो हम देखने वाले हैं आगे। सो बाय द टाइम आप लोग सिर्फ ये ध्यान में रखिए कि these are the physical agents. In the physical agent, these are the example of physical agents, while the below ones are the chemical agents, and these are the example of chemical agents. That's why in our laboratories जो chemicals होते हैं, कुछ chemicals जो burn एसिड्स वगैरह होते हैं उनको तो हमें छूने नहीं दिया जाता है, लेकिन स्टिल कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं कि जो एसिड्स वगैरह नहीं होते, लेकिन स्टिल उनको हजार्डस केमिकल्स के अंदर या डेंजरस केमिकल्स के अंदर उनको इंक्लूड किया गया है, बिकॉज ऑफ देयर प्रॉपर्टीज एज अ म्यूटाजीन्स। सो जिस तरीके से हम फिजिकल डीएनए डैमेजिंग एजेंट्स जो हम पढ़ रहे हैं, अल्टीमेटली दे आर गोइंग टू कॉज ए म्यूटेशन। दैट्स व्हाई they are also called as a mutagenes. So अब हम लोगों ने देखा कि what are the different agents or the mutagens responsible for the DNA damaging, लेकिन वो किस तरीके का डीएनए डैमेज करते हैं, उनकी वजह से किस तरीके के डीएनए डैमेजेस हो सकते हैं। सो दे आर ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू दी 4 टाइप्स। जो पहले प्रकार का डीएनए डैमेज है वो क्या हो सकता है? सो दैट इज द सिंगल बेस अल्टरेशन। अगर हमारे डीएनए की सीक्वेंस में किसी एक बेस को डैमेज होता है तो उस प्रकार के डीएनए डैमेज को सिंगल बेस अल्टरेशन ऐसे कहा जाएगा। और उसमें क्या क्या हो सकता है? आइदर डीप्यूरिनेशन और डीअमाइनेशन। डीप्यूरिनेशन में आपका जो प्यूरिन मॉलिक्यूल है वो डैमेज होगा, और डीअमाइनेशन के अंदर आपका जो अमाइन मॉलिक्यूल है NH2 वो रिलीज हो जाएगा, वो हम देखेंगे। सेकेंड टाइप का जो है डीएनए डैमेज, दैट इज द 2 बेस अल्टरेशन। इसके अंदर 2 बेस को वो डैमेज करेगा, और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है कि पायरिमिडिन डाइमर। और इसमें क्या होता है पायरिमिडिन डाइमर में, वो हम आगे और अच्छे से देखने वाले हैं। देन द चेन ब्रेक्स, आयनाइजिंग रेडिएशन। चेन ब्रेक में क्या होगा कि हम लोगों ने पहले ही देखा कि आइदर 1 स्ट्रैंड ब्रेक और 2 स्ट्रैंड ब्रेक, दो दैट कम्स अंडर द चेन ब्रेकिंग। एंड द क्रॉस लिंकिंग में क्या होगा कि जिस मॉलिक्यूल को या जिस बेस को दूसरे जो बेस है उनके साथ में पेयरिंग नहीं करनी चाहिए, बॉन्ड नहीं बनाना चाहिए, वह उसके साथ में बॉन्डिंग कर देता है। सो दैट इज कॉल्ड अ मिसमैचिंग। सो दिस काइंड ऑफ damages come under the cross linkages। ये हम एक वन बाय वन देखेंगे। सो हियर अगेन उसको मैंने टेबुलेशन में कर दिया है। सो सिंगल बेस अल्ट्रेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल डीअमाइनेशन में क्या होगा कि उसकी वजह से आपका जो न्यूक्लियोटाइड बेस है वो चेंज हो जाएगा, उसका दूसरा रूपांतरण हो जाएगा। जैसे साइटोसिन का कन्वर्जन हो जाएगा यूरासिल में, एडेनाइन का कन्वर्जन हो जाएगा हाइपोजैंथानाइन में, इस तरीके से। Then the depurination, then base alkylation, then it will be happen due to the insertion or deletion of nucleotide। इनकॉर्पोरेशन ऑफ बेस एनालॉग, बेस एनालॉग मतलब ये होता है कि जो हमारे एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसिन एंड थाइमिन है, इनके एक्चुअली डुप्लीकेट मॉलिक्यूल बट वो है नहीं। एडेनाइन का हाइपोजैंथानाइन हो जाएगा, इसी तरीके से गुआनाइन, साइटोसिन और यूरासिल का भी होता है, जो वो एक्चुअली है नहीं लेकिन वो उनकी तरह दिखते हैं। सो दे आर कॉल्ड एज अ बेस एनालॉग्स, वो उनकी जगह रिप्लेस कर लेगा। देन द 2 बेस अल्ट्रेशन, इन 2 बेस अल्ट्रेशन व्हाट हैपेंस, जो एडजेसेंट डाइमर है, अब हमें पता है कि एडजेसेंट जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं एक स्ट्रैंड के ऊपर के, दे आर हेल्ड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, लेकिन उनके अंदर कोई और बॉन्डिंग नहीं होती है। लेकिन ड्यू टू द यूवी लाइट एक्सपोजर
जो एडजेसेंट थाइमाइन बेस पेयर होता है वो एक दूसरे के साथ में डाइमर फॉर्म कर लेता है. इट शुड नॉट हैपन एंड दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ अ नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, लेकिन ये होता है. सो दिस काइंड ऑफ alterations will come under the two base alteration. Then the chain break, oxidative free radical formation, ionizing radiation. So ये जो होता है बिकॉज ऑफ चेन रेडिएशन, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फ्री फॉर्म में आ जाते हैं एंड दे आर वेरी हाईली स्पेसिफिकली रिएक्टिव. दे आर फ्री रेडिकल्स. फ्री रेडिकल्स हम लोग आगे वाले आने वाले टॉपिक्स में पढ़ेंगे. सो हाउ द फ्री रेडिकल्स आर डेंजर फॉर द ह्यूमन हेल्थ. So, due to the chain break, the molecules of the DNA will released in the form of the free radical. Then the cross linkaging between bases in the same or opposite sides between the DNA and protein molecule. So the cross linkage is a type of linkage which should not happen in the normal condition. So the unnecessary linkages between the DNA strands or the DNA and protein molecules are considered as a cross-linkaging DNA damages. Now here you can see the single base pair alterations in which I had seen the deamination and depurination. So deamination and depurination का आपको यहाँ पे example दिया गया है. Here you can see the cytosine it gets converted into the uracil due to the deamination. यहाँ का जो amine है वो release हो गया and due to that the structure has been changed and now the cytosine has been converted into the uracil. DNA के अंदर uracil होता ही नहीं है. So that is not the normal thing. दिस इज हाउ द एम जो थाइमाइन है हमारा उसका कन्वर्जन हो जाएगा 5 मिथाइल साइटोसिन के अंदर ड्यू टू द डीअमाइनेशन. अगेन हियर यू कैन सी द स्ट्रक्चर. द हाइलाइटेड पोर्शन यू कैन सी हियर इज द मेनली अफेक्टेड एरिया ऑफ द chain in the deamination, and this is how the adenine gets converted into hypoxanthine and guanine gets converted into xanthine. एंड वो जिस मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट हो रहा है दे आर नथिंग बट देयर बेस एनालॉग्स. सो दिस इज हाउ द थिंग्स हैपेंस इनटू द डीअमाइनेशन. उसी तरीके से डीप्यूरिनेशन में यू कैन सी द guanine molecule you can see here. In that the phosphate group and the pentose sugar gets separated by the hydrolysis and the guanine molecule gets released. The purine molecule gets released from the nucleoside. So जो phosphodiester bond है वो automatically break हो जाएगा and we can lead to the chain break. और यहाँ पे जो हम बता रहे थे कि फॉर्मेशन ऑफ थाइमन डाइमर. सो हियर यू कैन सी these are the two DNA strands held together with the help of hydrogen bonds. तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि there are two thymine molecules next to each other. अब यहाँ पे होना ये चाहिए कि जो थाइमाइन है वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स की मदद से, मतलब ये वाला बॉन्ड आप देख पा रहे हैं, these are the pentose sugar and this is the phosphate group. So with the help of phosphodiester bond they should be held together. वो एक दूसरे को ज्वाइन होने चाहिए और दोनों के जो पायरिमिडिन मॉलिक्यूल्स है उनके अंदर कोई भी बॉन्डिंग नहीं होनी चाहिए. इंस्टेड दे शुड बाइंड टू द नेक्स्ट स्ट्रैंड्स मॉलिक्यूल, एडेनाइन मॉलिक्यूल. अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो थाइमाइन है इनका बॉन्डिंग होना चाहिए इस एडेनाइन के साथ में, लेकिन ये इस एडेनाइन के साथ पेयरिंग करने की बजाय वो एडजेसेंट थाइमाइन के साथ में ही पेयरिंग करना शुरू कर देता है. ओके, सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज अ किंक, KINK, किंक. सो दिस शुड नॉट हैपन. So this happens due to the UV radiation, and it is an example of the physical mutagens or the physical DNA damaging agents. और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि these are the linkages forming in between the adjacent thymine molecules. If the 6th and 5th carbon gets
bonded to the next thymine at the same position, 6th and 5th, then the resulting molecule, जो molecule पैदा हो रहा है उसको हम कहेंगे साइक्लोब्यूटेन थाइमाइन डाइमर। और यदि sixth molecule of sixth carbon of the one thymine is linking with the fourth carbon of the second thymine, then it will be called as a 6,4 photoproduct. So ये दो प्रकार के जो मॉलिक्यूल्स है वो जनरेट हो सकते हैं, एंड बोथ आर दी हार्मफुल। देन मैं म्यूटेशन के बारे में बता रहा था, तो म्यूटेशन के बारे में भी जान लेते हैं इन शॉर्ट। सो म्यूटेशन इज व्हाट? इट इज अ सडन चेंज in the DNA or the normal DNA due to the physical or chemical substances. So these physical or chemical substances are called as the mutagens. And the changes occurs in DNA due to the mutation are reflected into the replication, transcription and translation. यदि हमारा DNA ही म्यूटेटेड हो जाता है या डैमेज हो जाता है, तो उसकी वजह से उस डैमेज डीएनए के द्वारा तैयार होने वाले एमआरएनए विद द हेल्प ऑफ ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, उस एमआरएनए के ऊपर भी उसका इफेक्ट देखा जाएगा, और जो एमआरएनए प्रोड्यूस होने वाला है वो भी डैमेज्ड होगा। और अगर सपोज वह एमआरएनए पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन में से भी पास हो जाता है, देन उस एमआरएनए के थ्रू जो प्रोटीन प्रोड्यूस होने वाला है वह भी डैमेज्ड, या वह भी नॉर्मल प्रोटीन नहीं प्रोड्यूस होगा, वह भी म्यूटेटेड प्रोटीन ही प्रोड्यूस होगा। अब वह म्यूटेटेड प्रोटीन आइदर दैट विल वर्क very differently as compared to the normal protein, or it won't work, it will be inactive. So these two conditions will happen. So the mutations are of two types. First one is a point mutation, in which only one nucleotide will be affected. So the point mutation is the replacement of one base pair by another results in a point mutation. And there are two type of point mutation: transition type of mutation and transversion type of mutation. So in transition type of mutation, the purine or pyrimidine is replaced by another. So here you can see the adenine is a purine and thymine is a pyrimidine. So the adenine is replaced by guanine and the thymine is replaced by the cytosine. एक्चुअली वो था नहीं, नॉर्मल डीएनए में ए एंड टी पेयरिंग था, लेकिन यहाँ पे आपका जी एंड सी पेयरिंग हो गया। सो द नॉर्मली अगर ट्रिपलेट अगर बनना होता जी ए जी ऐसा, तो यहाँ पे बन जाएगा ट्रिपलेट जी जी जी, और जी ए जी की जगह पे जो अमाइनो एसिड बाइंड होने वाला था प्रोटीन के अंदर, उसकी जगह पे अभी ट्रिपल जी वाला अमाइनो एसिड बाइंड होगा, और इस तरीके से प्रोड्यूस होने वाले प्रोटीन का स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा। और ट्रांसवर्जन टाइप में क्या होता है कि दीज आर द कैरेक्टराइज्ड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ प्यूरिन्स बाय पायरिमिडीन और वाइस वर्सा। यहाँ पे क्या होगा कि प्यूरिन इन ट्रांजिशन में क्या हो रहा था कि प्यूरिन की जगह पे दूसरा प्यूरिन जगह ले रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्यूरिन की जगह पे दूसरा पायरिमिडीन आके बाइंड कर रहा है। सो अगेन इट इज changing the sequence of DNA. Then the another type of mutation is a frame shift mutation. इसमें क्या होता है कि this occurs when one or more base pairs are inserted or deleted from the DNA. So उसकी उसी तर्ज पर उनको नाम दिया गया है कि whether it is insertion type of DNA or deletion type of DNA. Here you can see in normal DNA there was no TA base pairing previously, पहले TA base pairing नहीं था लेकिन वो ऐड हो गया है, so this will be called as the insertion type of frame shift mutation. और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा नॉर्मल डीएनए के अंदर 80 पेयरिंग था वो अब यहाँ पे नहीं है, वो डिलीट हो गया है। सो उस तरीके के म्यूटेशन को कहा जाएगा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अब इनकी वजह से होने वाले कंसिक्वेंसेस, अब डीएनए डैमेज और डीएनए म्यूटेशन की वजह से होने वाले कंसिक्वेंसेस मैंने आपको बताया कि द डीएनए डैमेज कैन अफेक्टेड नॉर्मल सेल replicative function and impact rate of apoptosis.
जो उसकी नॉर्मल सेलुलर एक्टिविटी है उस पे तो वो अफेक्ट करेगा ही, या उस सेल को एपोप्टोसिस की तरफ झोंक देगा, जिसकी वजह से वह सेल की डेथ हो सकती है। द डैमेज ऑफ, ये तो एक प्रॉब्लम हो गया, अगर वो सेल एपोप्टोसिस की तरफ नहीं बढ़ती है और नॉर्मल सेल की तरह ही वहां पे प्रेजेंट रह जाती है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि 20-25 लोगों का झुंड है, उसके अंदर कोरोना के पेशेंट प्रेजेंट है, समझो एक पेशेंट प्रेजेंट है, दैट मींस दैट पर्सन इज अ डैमेज डीएनए यू कैन से। अब यदि वह रिकॉग्नाइज हो जाता है, पकड़ में आ जाता है, देन वी कैन सेंड दैट पेशेंट फॉर द ट्रीटमेंट। बट अगर वह पेशेंट पकड़ में नहीं आता है और वो वहीं पे रह जाता है, देन दैट विल हैव अ मेजर प्रॉब्लम। सो उस केस में दैट पेशेंट कैन स्प्रेड द कोरोना वायरस अमंग द नॉर्मल इंडिविजुअल्स। उसी तरह से अगर ये डैमेज डीएनए वाली सेल अगर पकड़ में नहीं आती है और वो एपोप्टोसिस की तरफ नहीं बढ़ती है, सेल डेथ की तरफ नहीं बढ़ती है, तो दैट डैमेज्ड डीएनए कैन बी ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट डॉटर सेल्स, और इस तरीके से फिर वो सीरियस प्रॉब्लम्स को वो जन्म देती है। और सबसे मेन सीरियस प्रॉब्लम जो है वो है कैंसर। और कैंसर को छोड़ के जो दूसरे प्रॉब्लम्स है वो है जैसे आपके जीरोडर्मा पिगमेंटोसम, एटाक्सिया, ब्लर्स वार्नर सिंड्रोम, हेरिडिटरी नॉन पॉलिप्सोसिस कोलन कैंसर, और ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर, ऐसे अलग अलग डिसीजेस को वो जन्म देता है। So these are the major consequences of the DNA damage. Now, if the DNA damage is producing such a serious issues, then how the DNA damage can be resolved? अब ऐसा तो नहीं है कि हम लोग उसके लिए कोई दवाई ले रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। सो टू टैकल, और कुछ मात्रा का डीएनए डैमेज जो है उसको रिजॉल्व करने के लिए सेल के अंदर ही एक मैकेनिज्म होता है जिसको हम कहते हैं डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म। वह उस डीएनए डैमेज को रिजॉल्व करने का काम करता है, सॉल्व करने का काम करता है, उस डैमेज डीएनए को रिपेयर करने का काम करता है। लेकिन इसमें हम लोग एक चीज याद रखें कि वह जो डैमेज है वो एक स्पेसिफिक मात्रा तक का होना चाहिए। अगर वो डीएनए डैमेज बियॉन्ड द लिमिट डैमेज हुआ है तो उसको हमारा डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म रिपेयर नहीं कर सकता है। सो one by one we'll see the DNA repair mechanisms. So these are the significance and function of DNA repair. DNA carries a genetic information that organism needs to survive and reproduce. So maintaining DNA molecule integrity is a crucial to cell. If DNA damage or changes cannot be corrected, it may affect the function of survival of somatic cells, fertility in a reproductive cells, and causes a gene mutation that is likely to be developed in a tumor cell or cancerous cells. Therefore, cells acquire the ability to repair DNA damage or alteration during the evolution. And it is also why organisms can maintain their genetic stability. Furthermore, DNA is the only biological micromolecule that can be repaired in cell. DNA repair normally restores the DNA structure to its original function, but sometimes it does not eliminate DNA damage but allows cells to tolerate it and continue to survive. ये पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिए कि डीएनए जो है वो एक स्पेसिफिक मात्रा तक का ही डीएनए डैमेज जो है उसको वो रिपेयर कर सकता है। लेकिन कुछ टाइम पे क्या होता है कि डीएनए जो है उसको वो रिपेयर नहीं कर पाता है, उसको वो कंप्लीटली रिपेयर नहीं कर पाता है, इनकम्प्लीटली रिपेयर करते हैं। सो इन दैट केस व्हाट हैपेंस, उस इनकम्प्लीटली रिपेयर्ड डीएनए के साथ में ही उस सेल को वो सरवाइव करना पड़ता है। इन दैट केस वो जो डैमेज्ड पार्ट है उसका उसकी केयर ली जाती है कि ये कहीं पे
आने वाली जनरेशन्स को अफेक्ट ना करे। सो ये डीएनए डैमेज एंड रिपेयर का मैकेनिज्म जो है वो अब हम डिटेल में देखेंगे। सो ऑन द बेसिस ऑफ response toward the damage of DNA, the DNA repair systems has been differentiated into the various pathways or types. So सबसे पहला जो है that is the photoreactivation. It is also called as a direct repair mechanism. It is a specific repair method that only repair the pyrimidine dimer on the DNA double helix structure caused by ultraviolet radiations. So, in photoreactivation, the damages caused by the UV light will be repaired by the help of the light only. So that we are going to see in detail. Then the second type जो है वो है बेस एक्सीजन रिपेयर। आपको नाम पे से ही पता चल गया होगा कि बेस एक्सीजन रिपेयर में जो हमारे बेसेस अल्टर्ड हो गए हैं डीएनए के वो रिपेयर किए जाते हैं। देन द मिसमैच रिपेयर। मिसमैच रिपेयर में जो इंसर्शन डिलीशन की वजह से जो मिसमैच मिसपेयरिंग हो गई है जो न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर, वो रेप्लिकेशन के टाइम पे जो हो जाती है वह रिपेयर की जाती है। देन द न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर। न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर में जो टारगेट बेसेस होते हैं उनको आइदर बेस एक्सीजन रिपेयर या न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर में जो ग्लाइकोजाइलेज नाम का एंजाइम होता है उसकी हेल्प से आइदर उनको वहां से डिलीट कर दिया जाता है जो इंसर्टेड हो गए हैं, या जो डिलीट हो गए उनको वहां पे रिपेयर किया जाता है। वो हम डिटेल में देखने वाले हैं। देन द होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन। जो स्ट्रैंड्स ब्रेक हो गए हैं, स्ट्रैंड ब्रेक होने की वजह से जो So in homologous recombination repair system, जो स्ट्रैंड्स ब्रेक हो गए होते हैं, सिंगल स्ट्रैंड और डबल स्ट्रैंड ब्रेक, वहाँ पे जो डीएनए का एक बहुत बड़ा पैच मिस हो जाता है, उस पैच को विद द हेल्प ऑफ द रिकॉम्बिनेशन वह डीएनए जो है वो फिल किया जाता है। लेकिन उसके लिए जो होता है कि जो हमारा होमोलॉगस डीएनए स्ट्रैंड है या होमोलॉगस जीन है वहाँ पे वो प्रेजेंट होना चाहिए, और उसकी मदद से एज अ टेम्पलेट उसको कंसिडर करके नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज होता है। और सबसे मेन होता है सोर्स रिपेयर, एसओएस रिपेयर सिस्टम, जो हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला है फोटो रिएक्टिवेशन। In photoreactivation, the dimer formed by UV radiation, which are called as a kinks in the DNA strand that disrupt DNA replication and consequently causes to the cell to die. तो ये kinks आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ डीएनए डाइमर, जो हम लोगों ने लास्ट स्लाइड में देखा था। So the photoreactivation which human cells are not capable to achieve includes the breaking of this dimer bond that causes the kink in the DNA. The breaking of DNA dimer performed by DNA repair enzyme which is called as a photolase. तो फोटोलेज नाम का जो एंजाइम है वह इस फोटो रिएक्टिवेशन प्रोसेस में मेन रोल अदा करता है, और ये जो डाइमर है उनको वो रिलीज करने का काम करता है। ये जो फोटोलेज है यह विजिबल लाइट के प्रेजेंस में काम करता है जो 300 नैनोमीटर से ज़्यादा की होती है। तो हम ये आप अगर ये प्रोसेस देख पा रहे हैं, देन वी विल सी दी पाथवे। सो हियर यू कैन सी दी photolase binds to the thymine dimer first, this one, यहाँ पे देखिए दिस इज द थायमाइन डाइमर एंड द ग्रीन पार्ट वन इज द फोटोलेज एंजाइम। तो ये सबसे पहले उसको बाइंड करेगा। देन द एफईडी मॉलिक्यूल्स, फ्लेमाइन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल विल एब्जॉर्ब द लाइट फर्स्ट। यह जो लाइट है 300 नैनोमीटर वाली विजिबल लाइट, इसको वो एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करने के बाद में
वह अपना काम शुरू करेगा. It that gets excited or gets activated in presence of the light and then releases an electron. Due to the release of electron, that electron interacts with the dimer. The charged radical paired with the produced FADH plus thymine-thymine dimer. The ring splits into the cycloreversion. Connecting bond gets break. That electrons get returned to the FADH and photolate gets released from that DNA. And now the DNA is restored to their original structure. So this is how the thymine-thymine dimer gets repaired with the help of the photolase enzyme. Then the second type of repair mechanism is a base excision repair mechanism. Now, the base cytosine, adenine, and guanine can undergo spontaneous depurination to respectively form uracil, hypoxanthine, and xanthine. These altered bases do not exist in the normal DNA and therefore need to be removed. This is carried out by base excision repair mechanism. Here you can see due to the डैमेज द साइटोसिन जो है उसका कन्वर्जन हो गया है यूरासिल में एंड दैट यूरासिल नीड टू बी removed from the DNA. So for that, a defective DNA in which cytosine is deaminated to uracil is acted upon by the enzyme uracil DNA glycosylase. सब ये जो यूरासिल डीएनए ग्लाइकोजाइलेज एंजाइम है यह उस यूरासिल के ऊपर एक्ट करेगा जिसने साइटोसिन की जगह ली है और उस यूरासिल को वो रिलीज करने के लिए उसका जो कन्वर्जन है वो ज़ैंथानाइन में कर देगा और वो ज़ैंथानाइन जो है वो डिफेक्टिव होने की वजह से उतना पोर्शन जो है वो वहाँ पे एंडोन्यूक्लियजेज नाम के एंजाइम्स होते हैं जिनको बायोलॉजिकल सीजर्स भी कहा जाता है. वह बायोलॉजिकल सीजर्स जो है वो उतना डिफेक्टेड पोर्शन जो है वो कट कर डालेंगे, रिलीज कर डालेंगे, जो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं. एंड देन वहाँ पे विद द हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेज एंड लाइगेज नया स्ट्रैंड जो है वो नीचे का जो हमारा अनडिफेक्टेड स्ट्रैंड जो है अनम्यूटेटेड या अनडैमेज स्ट्रैंड है उसको टेम्पलेट कंसिडर करके वहाँ पे जस्ट लाइक अ डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस नया डीएनए स्ट्रैंड जो है वो सिंथेसाइज कर दिया जाएगा सिर्फ उतने जगह का और विद द हेल्प ऑफ लाइगेज डीएनए लाइगेज जो निक्स फॉर्म हुए थे नए स्ट्रैंड और पुराने स्ट्रैंड्स के बीच में उनको फिल कर दिया जाता है. देन द मिसमैच रिपेयर सिस्टम. डिस्पाइट हाई एक्यूरेसी इन रेप्लिकेशन defects do occur when the DNA is copied. For instance, cytosine could be incorporated opposite to the adenine instead of thymine. So, जब रेप्लिकेशन होता है हजारों बेस पेयर्स वहाँ पे न्यूली सिंथेसाइज होते हैं तो कुछ जगहों पर एडेनाइन के साथ में थाइमाइन को बाइंड करने की जगह पे साइटोसिन बाइंड हो जाएगा. सो इन दैट केस that will be called as a mismatching और mismatch pairing of the DNA. और उनको रिमूव करने के लिए जो मैकेनिज्म सिस्टम काम में आता है दैट इज कॉल्ड द मिसमैच रिपेयर सिस्टम. So mismatch pair corrects a single mismatch base, that is the cytosine to adenine instead of thymine to adenine. इस तरीके से जो सिंगल बेस पेयर्स है उनको वो रिपेयर करेगा. The template strand of the DNA exists in a methylated form while the newly synthesized strand is not methylated. This difference allows the recognition of the new strands. The enzyme GATC endonucleases cuts the strand at the adjacent methylated GATC sequence. This is followed by the exonuclease digestion of the defective strand and thus its removal. A new DNA strand is now synthesized to be replaced the damaged one. जब
डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो एट द टाइम ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है, ओल्ड स्ट्रैंड होता है, वो मिथाइलेटेड होता है और जो नया स्ट्रैंड है वो नॉन मिथाइलेटेड होता है और नए स्ट्रैंड के ऊपर ही मिसमैच पेयरिंग हो सकती है क्योंकि वह न्यूली सिंथेसाइज्ड है। अब वो नॉन मिथाइलेटेड होने की वजह से जो एंडोन्यूक्लियेजेज एंजाइम्स हैं वह उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है एंड वो नॉन मिथाइलेटेड होने की वजह से उनको रिकॉग्नाइज करते हैं और वह एक्सोन्यूक्लियेजेज जहाँ पे मिसमैच पेयरिंग है उतने पोर्शन को वो कट कर देते हैं। कट करने के बाद में वो जो गैप है वो गैप भरने का काम करता है एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज और फिर जो निक्स मतलब जो दो एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ना होने की वजह से जो गैप बन जाता है उस गैप को फिल करने का काम करता है डीएनए लाइगेज और इस तरीके से मिसमैच पेयरिंग जो है वह वर्क करती है। देन द न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज रिपेयर मैकेनिज्म। The DNA damage due to ultraviolet light, ionizing radiation, and other environmental factors often results in the modification of certain bases, strand breaks, or cross linkages, etc. Nucleotide excision repair is ideally suited for the large scale defect in DNA. यदि अब तक हम लोगों ने सिंगल न्यूक्लियोटाइड डिफेक्ट्स देख रहे थे, अब यह जो है अगर आपका डीएनए दो से ज्यादा न्यूक्लियोटाइड्स का डिफेक्ट अगर बताता है so in that case the nucleotide excision repair mechanism gets involved। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 4 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स का हम लोगों ने डिफेक्ट कंसिडर किया है। सो हाउ इट इज गोइंग टू बी रिजॉल्व दैट वी आर गोइंग टू सी नाउ। एंड एक्सीजन न्यूक्लियस नाम का एंजाइम होता है दैट इज आल्सो अ टाइप ऑफ एंडोन्यूक्लियस व्हिच हेल्प्स इनटू द कटिंग ऑफ डीएनए so that exonuclease cuts the DNA at upward and downward side of the defected part of the DNA and उस डिफेक्टेड पार्ट को वो कट करके रिलीज कर देता है और देन उसके बाद में जो गैप बन जाता है उस गैप को फिल करने का काम हमारा डीएनए पॉलीमरेज और डीएनए लाइगेज करता है। सो बेसिकली इन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज रिपेयर मैकेनिज्म एंड बेस एक्सचेंज रिपेयर मैकेनिज्म जो मेजर डिफरेंस है वो क्या है कि बेस एक्सचेंज रिपेयर मैकेनिज्म में अगर सिंगल न्यूक्लियोटाइड डिफेक्टेड है तो बेस एक्सचेंज रिपेयर मैकेनिज्म से उसको रिपेयर किया जाएगा और दो या दो से ज्यादा न्यूक्लियोटाइड का डिफेक्ट्स अगर है तो वहां पे न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज रिपेयर मैकेनिज्म की मदद से उस डीएनए को रिपेयर किया जाएगा। देन होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन रिपेयर मैकेनिज्म। होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन जो है वह मैकेनिज्म जिस वक्त हमारा डीएनए जो है वो एम फेज में होता है और एम फेज माइटोटिक फेज जब सेल साइकिलिंग में होता है और एस फेज और G2 फेज मतलब सिंथेसिस फेज और देन गैप फेज 2 के बीच में जब हमारा सेल होती है उस वक्त जो हमारे होमोलोगस जीन्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं। तो यहाँ पे ये जो जीन आप देख पा यहाँ पे जो डीएनए आप देख पा रहे हैं दैट इज दी होमोलोगस डीएनए टू दी दिस स्ट्रैंड। अब यहाँ पे होता क्या है कि विद द हेल्प ऑफ दैट होमोलोगस डीएनए जो हमारा डिफेक्टिव डीएनए है जिसका सिंगल स्ट्रैंड या डबल स्ट्रैंड यहाँ पे इन दिस केस बोथ द स्ट्रैंड्स आर डैमेज्ड ड्यू टू दी कटिंग। अब इनको जो है इनकी जो पूरी सीक्वेंस है वो वहाँ पे कहाँ पे मिल पाएगी हमें इनके होमोलॉगस जीन पे। हमें पता है कि डीएनए जो क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो पेयरिंग में होते हैं वन फ्रॉम द पैटर्नल साइड एंड वन फ्रॉम द मैटरनल साइड और उनके ऊपर जो जीन्स होते हैं वो एक दूसरे के होमोलॉगस होते हैं। तो यहाँ का जो पार्ट हमारा डिलीट हो गया है वो हमें कहाँ पे मिलेगा और सपोज ये स्ट्रैंड अगर हमें सिंथेसाइज करना है तो उसका कॉम्प्लीमेंटरी स्ट्रैंड हमें सिंथेसाइज करना होगा लेकिन यहाँ पे इन दिस केस तो दोनों के दोनों स्ट्रैंड्स डिलीट हो चुके हैं तो अब दोनों के लिए हमें दो टेम्पलेट स्ट्रैंड चाहिए होंगे। तो अब वो कहाँ से आएंगे हमें तो हमें वो उनका जो होमोलॉगस जीन है उसके ऊपर वो स्ट्रैंड मिलेगी। तो एट द टाइम ऑफ रिकॉम्बिनेशन क्या होता है कि जो ये जो दूसरा स्ट्रैंड है
ये एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड का काम करता है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि दिस इज हाउ, see here, this strand is working as a template strand for the upper strand, and the below strand is working as a template strand for the lower strand। and इस तरीके से जो डीएनए स्ट्रैंड्स है वह सिंथेसाइज किए जाते हैं, और हमें फिर उसके बाद में जो हमारा डीएनए पहले ब्रेक हो चुका था, उसके अंदर जो गैप हो गया था, वह गैप फिल कर लिया गया है विद द हेल्प ऑफ होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन। और ये होता कब है? जब सिंथेसिस फेज और गैप 2 फेज के बीच में हमारी सेल होती है, उस वक्त ये डीएनए सिंथेसिस होता है विद द हेल्प ऑफ, और डीएनए रिपेयर होता है विद द हेल्प ऑफ होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन रिपेयरिंग सिस्टम। एंड द लास्ट वन इज अ एसओएस रिस्पॉन्स। जब हमारी सेल एक विशिष्ट, या हमारा डीएनए एक विशिष्ट मात्रा के ऊपर डैमेज हो चुका होता है और उसको हम रिपेयर नहीं कर सकते हैं, तो इन दैट केस हमारा जो सेल होता है या हमारा जो रिपेयर मैकेनिज्म होता है, वो उस डीएनए को कंप्लीटली रिपेयर करने की बजाय उस सेल को कैसे सरवाइव कर सकते हैं उसके लिए वो सोचता है। भले उस सेल के अंदर पार्शियली डैमेज डीएनए क्यों ना हो या इनकम्प्लीटली रिकवर्ड डीएनए क्यों ना हो, लेकिन वो उस सेल को सरवाइव करने के लिए सोचते हैं या कंसिडर करते हैं। So the source response is a global response to the DNA damage in which the cell cycle is arrested and the DNA repair and mutagenesis is induced। अब इसमें क्या होता है कि सेल जो है उसको सेल साइकिल में ही अरेस्ट कर लिया जाता है और उसको सिर्फ सरवाइव कैसे करेगी वो देखा जाता है। उसकी वजह से होता क्या है कि डीएनए जो है वो पार्शियली रिपेयर होता है, और पार्शियली रिपेयर होने की वजह से, वो आधा अधूरा रिपेयर होने की वजह से जो आधा अधूरा डैमेज उसमें रह गया है वह म्यूटेशन का काम करता है। तो दैट काइंड ऑफ सेल, वो सेल जो है वो सर्वाइव तो कर रही है, लेकिन उसके अंदर जो डीएनए है वो म्यूटेटेड है, म्यूटाजेनेसिस। तो इसकी वजह से म्यूटेटेड सेल्स जो है वो आने वाली जनरेशन में ट्रांसफर हो जाती है बिकॉज ऑफ द सोर्स रिस्पॉन्स। द सिस्टम इन्वॉल्व्स द रेक ए प्रोटीन। The REC-A protein stimulated by a single stranded DNA is involved in the inactivation of a repressor LEX-A of source response gene, thereby inducing the response। तो इसमें दो तरीके के प्रोटीन का इन्वॉल्वमेंट है। सबसे पहला है रेक ए प्रोटीन। रेक ए प्रोटीन अगर एक्टिवेट होता है तो वह लेक्स ए प्रोटीन को जो है वो सप्रेस कर देगा। लेक्स ए प्रोटीन का काम क्या है? अगर लेक्स ए प्रोटीन अगर आपका एक्टिवेटेड है तो वो सोर्स रिस्पांस को काम नहीं करने देता है। सोर्स रिस्पांस को दबाने का काम जो है वो लेक्स ए प्रोटीन करता है, और लेक्स ए प्रोटीन को दबाने का काम कौन करेगा? रेक ए प्रोटीन। तो रेके प्रोटीन अगर प्रोड्यूस होता है तो वो लेग से प्रोटीन को दबा देता है, और उसकी वजह से आपका सोर्स रिस्पॉन्स जो है वो शुरू हो जाता है। और उस तरीके से फिर हमारा जो डीएनए है उसको पार्शियली डैमेज रिपेयर किया जाता है और सेल को किसी तरीके से सर्वाइव किया जाता है। तो दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड द overview and the description of the DNA damage and repair। If you have any queries, you can comment me. We will have the solution for that. Thank you.